Hello, dear aspirants, and welcome back to Arunachal Pulse, your weekly Arunachal-oriented current affairs program. Right? So देखते हैं एग्जाम स्पेसिफिक अरुणाचल रिलेटेड हमारे लिए क्या क्या थे इन द पास्ट वीक. सबसे पहले हम बात करेंगे ई भविष्य पेंशन सिस्टम की. ओके, तो ई भविष्य पेंशन सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट किया गया है. एंड व्हाट इज दिस ई भविष्य पेंशन सिस्टम? देखिए, ये एक पेंशन को हमारी जो सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो पेंशन है, इन्हें पेंशन को डिजिटाइज तरीके से, है ना, डिजिटाइज्ड प्रोसेसिंग के लिए, राइट, सो दैट इनका जो पेंशन है हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, ये डिजिटाइज्ड होके प्रोसेस हो सके, इसके लिए लाया गया है ई भविष्य. ओके, नाउ सी, डिजिटाइज पेंशन का मतलब ये नहीं है, दिस इज नॉट ए न्यू, है ना, दिस इज नॉट ए न्यू पेंशन स्कीम. नया कोई पेंशन स्कीम नहीं है ये, ठीक है. लेकिन जो आपका ऑलरेडी पेंशन स्कीम्स एग्जिस्टिंग है उनको प्रोसेस करने के लिए इन पूरे चीज़ों को क्या किया जा रहा है, डिजिटाइज किया जा रहा है. इससे क्या होगा आपको पता है, द मोमेंट वी डिजिटाइज समथिंग वी आर लुकिंग एट फास्टर प्रोसेसिंग, है ना. कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हमारे हैं उन्हें पेंशन मिलने के लिए टाइम लग जाता है, राइट. स्पेसिफिकली दोज एम्प्लॉयज़ दैट हैव बीन रिटायर्ड फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, राइट. सो इन सब चीज़ों के बॉटलनेक्स से, है ना, इन बॉटलनेक्स को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया है, ई भविष्य जो है इम्प्लीमेंट किया गया है, राइट. और ये क्या करेगा, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी पूरे पेंशन सिस्टम में, एज फार एज आइडेंटिफाइंग हु द बेनिफिशियरीज आर, ये है कौन, है ना, उनके अच्छी तरीके से सर्विस रिकॉर्ड्स रखना डिजिटली, और उसके बाद टाइमली डिसबर्समेंट करना पेंशन फंड्स को, उनके पेंशन सैलरीज को, राइट. इस पूरे चीज़ को लाने के लिए, अच्छे से करने के लिए ई भविष्य लाया गया है, राइट. यहाँ पे देखिए, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इज कि पेंशन की बात की जा रही है, सो वी शुड ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हमारे इंडिया में अलग अलग पेंशन स्कीम्स क्या है रिगार्डिंग डिफरेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, राइट. तो सबसे पहले जो है हमारे पास क्या था, द ओल्ड पेंशन स्कीम. ये ओल्ड पेंशन स्कीम था, ये एक डिफाइंड बेनिफिट पेंशन सिस्टम था जहाँ पे पेंशन जो है लास्ट ड्रॉन सैलरी के बेसिस पे दिया गया था. For example, if somebody had a last drawn salary of, let us say, rupees 1 lakh per month, ओके, अगर ये पर मंथ इतना ड्रॉ करते थे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर उनका पेंशन 50,000 हो जाता था. ओके, तो आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं बिफोर द ईयर 2004 अगर उन्होंने रिटायर किया था तो उनका पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर सर्टिफाई किया गया है, राइट. और ये जो है पूरे का पूरा खर्चा जो है हमारा गवर्नमेंट, ये जो 50,000 जो देना है उन्हें, पूरा गवर्नमेंट जो है बेयर करता था. दैट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओल्ड पेंशन स्कीम. इसके बाद न्यू पेंशन या फिर नेशनल पेंशन स्कीम लाया गया. ओके, दिस इज द न्यूअर पेंशन स्कीम. इसमें क्या हुआ, दिस वाज इंट्रोड्यूस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जिन्होंने 1 जनवरी 2004 के बाद सर्विस ज्वाइन किया है, ठीक है. तो इफ एनीबडी हैज जॉइन द सर्विस बिफोर 2004 दे वुड बी अंडर द ओल्ड पेंशन स्कीम, और जिन्होंने 2004 के बाद ज्वाइन किया है दे वुड बी इंडक्टेड अंडर द नेशनल पेंशन स्कीम या फिर जो नया वाला पेंशन स्कीम है. यहाँ पे जो है कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली गवर्नमेंट भी करती थी, बट वन ऑफ द मेजर एसेंस हियर वाज दैट सर्टेन पोर्शन ऑफ द कंट्रीब्यूशन वाज आल्सो डन बाय द एम्प्लॉय, और ये मार्केट डिपेंडेंट था टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ठीक है. सो दैट वाज वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द न्यू पेंशन स्कीम और द नेशनल पेंशन स्कीम एंड द ओल्ड पेंशन स्कीम, राइट. ये रेगुलेशन भी यहाँ पे कौन करता था, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है. एंड नाउ रिसेंटली 2024 में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाया गया है विच इज इफेक्टिव फ्रॉम 2025 फॉर एलिजिबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. ओके, तो ये क्या करेगा, एलिजिबल एम्प्लॉयज जो भी नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर हैं उन्हें एक ऑप्शन देता है यूपीएस में स्विच करने के लिए, ठीक है. तो इनिशियली प्रॉब्लम क्या था, जो भी अमाउंट मार्केट डिपेंडेंट होता था, मार्केट डिपेंडेंट होता था मतलब आपका जो पेंशन है दैट यू आर सपोज्ड टू गेट एट द एंड ऑफ रिटायरमेंट, सर्टेन अमाउंट वाज केप्ट एज इन्वेस्टमेंट्स इन द स्टॉक इन द मार्केट, राइट. और मार्केट डिपेंडेंट होकर क्या होता था, आपका वैल्यू कभी भी ऊपर भी जा सकता था या नीचे भी आ सकता था. दैट इज हाउ द मार्केट इज. सो मेनी पीपल जिनका नया नया अगर इफ दे हैव जॉइंड इन 2004 एंड आफ्टरवर्ड्स बट दे हैड रिटायर्ड, है ना, एक ही साल बचा था उनका, उनका पेंशन अगर 1 साल का ही होता है तो क्या होगा, दे वुड गेट वेरी लिटिल रिटर्न्स, वेरी लिटिल रिटर्न्स. और इस प्रॉब्लम को
सॉल्व करने के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाया गया है, राइट। तो ये क्या करता है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, 50% ऑफ द बेसिक पे ड्रॉन ओवर द लास्ट 12 मंथ्स जो है ये आपका प्रायर टू सुपर एनुएशन फॉर मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 25 ईयर्स, है ना। ये 50% जो है आपका एश्योर्ड पेंशन के हिसाब से आएगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है। ये जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इट ट्राइड टू एड्रेस सम ऑफ द इश्यूज विद द नेशनल पेंशन स्कीम, ओके। इसके साथ साथ जो है एश्योर्ड फैमिली पेंशन यहाँ पे इंक्लूड किया गया था, दैट इज 60% ऑफ द पेंशन ऑफ द एम्प्लॉय इमीडिएटली बिफोर हिज और हर डिमाइस, ओके। सो अगर पेंशनर का डेथ हो जाता है, डिमाइस हो जाता है, तो फैमिली पेंशन का स्कोप भी यहाँ पे रखा गया था अप टू 60% ऑफ देयर लास्ट पेंशन, ओके। एंड मिनिमम एश्योर्ड पेंशन कितना था कि आपको एटलीस्ट 10,000 पर मंथ तो मिलेगा ही मिलेगा अगर आपने 10 साल का सर्विस किया है, राइट। सो यूनिफाइड पेंशन स्कीम ने क्या किया, ट्राई टू एड्रेस सम ऑफ द इश्यूज दैट वर देयर विद द नेशनल पेंशन स्कीम, ओके। नाउ यही बात है कि ई भविष्य जो है एक नया कोई पेंशन स्कीम नहीं है, ये क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और ये प्रोसेसिंग और सैंक्शनिंग, इनको जो भी पेंशन स्कीम्स यहाँ पे चल रहे हैं उनकी प्रोसेसिंग और सैंक्शनिंग करने में ये मदद करता है, इट मेक्स इट फास्टर एंड मोर ट्रांसपेरेंट, ओके, ठीक है। सो इसी के बेसिस पे you are given a prelims practice question. Please go through it and please give the answer in the comment section. Okay. Next, we are talking about a very significant issue, that is the Pangsao Pass border hut. रिसेंटली जो है 30 जुलाई को इंडिया म्यांमार बॉर्डर में है ये पांगसाओ पास। ये पांगसाओ पास का जो बॉर्डर हाट है ये एक्चुअली बंद था फॉर क्वाइट अ फ्यू ईयर्स, इनफैक्ट 6 ईयर्स तक ये पांगसाओ पास का जो बॉर्डर हाट है ये बंद था। अब जो है क्या हुआ है, इट हैज़ बिन रीओपन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये बॉर्डर हाट क्या होता है ना। पांगसाओ पास का रेलिवेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। नाउ बॉर्डर हाट क्या है, ये बॉर्डर हाट आपको पता होगा कि हमारा जो, जैसे हम नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें, पांगसाओ पास कहीं यहाँ पे है, इस बॉर्डर में आप देखेंगे इन एरिया सच एज नॉर्थ ईस्ट बहुत सारी कम्युनिटीज का सिंपली बिकॉज एक बॉर्डर ड्रॉ किया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस बॉर्डर के इस साइड और बॉर्डर के उस साइड चीजें एकदम अलग है, ऐसा नहीं होता है, राइट। लोकल कम्युनिटीज, हमारे जो लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनका कंटिन्यूड कल्चरल एक्सचेंज पहले से ही रहा है ऑन आइदर साइड ऑफ द बॉर्डर, है ना। आप लोग कई बार देखेंगे कि क्या होता है, देयर इज अ बॉर्डर हियर, लेकिन इन दिस एंटायर एरिया कल्चरली ये जो कल्चर है, लैंग्वेज है, एथनिसिटी है, दीज थिंग्स आर वेरी वेरी सिमिलर, है ना। ऐसा ही होता है ना, बिकॉज द बॉर्डर्स तो बाद में ड्रॉ किए गए हैं, पहले कल्चर तो पहले से ही था यहाँ पे। सो बहुत लोगों के तो परिवार भी क्या होता है कि बॉर्डर के इस साइड एक पार्ट ऑफ द परिवार होता है, उस साइड दूसरा पार्ट ऑफ द परिवार होता है, राइट। सो इन सब चीज़ों को ताकि कल्चरल एक्सचेंज होता रहे, है ना, परिवारों के बीच का जो रिश्ता है वो बनता रहे, बॉर्डर हाट्स यहाँ पे एस्टैब्लिश किए गए थे, राइट। और वहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट साइड्स वुड कम एंड एक्सचेंज देयर गुड्स, दे वुड एक्सचेंज देयर कल्चर्स, है ना। सो इसे फैसिलिटेट करने के लिए बॉर्डर हाट्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं, जनरली अराउंड द इंटरनेशनल बॉर्डर्स। ऐसा ही एक बॉर्डर पास है हमारा पांगसाओ पास के पास, यू कैन सी हियर पांगसाओ पास इज ऑन द इंडिया म्यांमार बॉर्डर, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं नियर दी चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, ओके। सो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है, लीगल क्रॉस बॉर्डर ट्रेड प्रमोट करने का ऑब्जेक्टिव है। अब एक बात देखिए, अगर ट्रेड हो ही रहा है और आप उसको अगर बंद कर देते हैं लीगली, तो क्या होता है, मैनी टाइम्स इलीगल ट्रेड शुरू हो जाता है। तो इससे अच्छा बात यही है कि आप उसको रेगुलेट करें, कंट्रोल करें और लीगल बना दें, ठीक है। दूसरी बात जो है, लाइवलीहुड ऑफ द कम्युनिटीज, जो भी बॉर्डर के आसपास कम्युनिटीज हैं, अगर पहले से ही वहाँ पे ट्रेड कर रहे थे और आपने बंद कर दिया उसको, तो उनकी लाइवलीहुड इफेक्ट हो जाएगी, राइट। सो लाइवलीहुड बरकरार रखने के लिए बॉर्डर हाट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो है इलीगल ट्रेड, मैंने बोला जैसे इनफॉर्मल लीगल ट्रेड कम हो जाता है इससे, और कल्चरल सोशल इंटरेक्शंस बढ़ जाते हैं। आपको पता होगा कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट में अगर बात करते हैं, कनेक्टिंग विद द रेस्ट ऑफ द Southeast Asia, we have a very active policy right now that is called the Act East policy. और Act East policy में commerce and culture are very important pillars. Commerce and culture, right? उसी के अधीन Act East policy को भी अगर हम बढ़ावा देना चाहते हैं, we want to promote cultural exchange and commerce through the Act East policy, border haats serve as a significant intermediary for that. ठीक है ना, ओके। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बॉर्डर हाट्स, राइट। पांगसाओ पास कहाँ पे है, ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है, इंडिया म्यांमार बॉर्डर के पास पटकाई हिल्स में लोकेटेड है, एलिवेशन ऑफ अराउंड 1000 मीटर्स। ये पास जो है
इंडिया के नामपोंग को कनेक्ट करता है पांगसाउ विलेज म्यांमार में, ठीक है, म्यांमार के काचिन एरिया में ये पाया जाता है, ये पास है। एंड दिस पांगसाउ पास इज वेरी हिस्टोरिकल, क्योंकि यहाँ पे स्टिलवेल रोड या फिर लेदो रोड जिसको बोलते हैं, इट द पांगसाउ पास के थ्रू स्टिलवेल रोड जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 में ये स्टिलवेल रोड कंस्ट्रक्ट हुआ था टू कनेक्ट विथ चाइना, टू कनेक्ट इंडिया विथ चाइना। ओके, सो इसीलिए इसके बहुत ही हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। यहाँ पे हेल पास भी बोला जाता है पांगसाउ पास को, बिकॉज जो भी फॉरेस्टेड एरियाज हैं उस टाइम पे बहुत ही डेंजरस होते थे, है ना, वाइल्ड एनिमल्स एंड ऑल। तो जो भी सोल्जर्स वहाँ से जाते थे बोलते थे ये तो हेल्स पास है ना। सो अब सिग्निफिकेंस क्या है रीओपनिंग से, जो भी इसके सिग्निफिकेंसेस है वो फिर से बरकरार रहेंगे, मार्केट एक्सेस मिलेगा, लाइवलीहुड मिलेगा लोगों को, है ना। इसके साथ साथ कल्चरल एक्सचेंज होगा, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स विल बिकम द सिग्निफिकेंसेस फॉर ओपनिंग द पांगसाउ पास बॉर्डर हाट, ठीक है। और जैसे मैंने बताया स्ट्रेटेजिकली ये हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी को स्ट्रेंथन करता है, इलीगल क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को कम करता है। देखिए आपको पता है कि हमारा जो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट है या फिर नॉर्थ ईस्ट है, इट इज़ क्लोजर टू दी समथिंग कॉल्ड द गोल्डन ट्रायंगल। और गोल्डन ट्रायंगल आपको पता है, गोल्डन ट्रायंगल क्या है, इंडिया के दोनों बॉर्डर्स में गोल्डन ट्रायंगल क्या है, इट इज़ दी एरिया वेयर मोस्ट ऑफ द इलीगल ड्रग ट्रेड ओरिजिनेट्स फ्रॉम, है ना। गोल्डन ट्रायंगल एक है और एक है आपका गोल्डन क्रेसेंट। और ये जो इलीगल ड्रग ट्रेड है इसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट नॉर्मल ट्रेड में भी आ सकता है अगर इस तरीके के बॉर्डर हाथ्स को बंद कर दिया जाता है, राइट। तो इसी को देखते हुए ये बॉर्डर हाथ खोल दिया गया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये बंद क्यों हुआ था। ये बंद इसलिए हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड-19 जब हुआ था, पैंडेमिक जब हुआ था, तो एवरी कंट्री व्हाट डिड दे डू, दे ट्राई टू रेगुलेट दिस स्प्रेड ऑफ दिस इन्फेक्शन, है ना। उसको रेगुलेट करने के लिए आपस में लोग ज़्यादा मिलेंगे तो इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, तो इसी वजह से बॉर्डर हाथ बंद कर दिया गया था। लेकिन खुलते खुलते इसको अभी 6 साल लग गए, नाउ इट इज़ फाइनली ओपन। ओके, ठीक है। सो दीज आर द मेजर एस्पेक्ट्स एज फार एज बॉर्डर हाथ इज कंसर्न। यहाँ पे जो है इंडिया का एक टाइम पे फ्री मूवमेंट रेजिम भी होता था, ठीक है। फ्री मूवमेंट रेजिम इंडिया में अभी चेंज हो गया है। पहले इंडिया का फ्री मूवमेंट रेजिम होता था विद म्यांमार, बट नाउ इट इज़ नो लॉन्गर द केस, है ना। क्यों? क्योंकि म्यांमार में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई है उसको देखते हुए, राइट। सो एटलीस्ट ये बॉर्डर हाट क्या करेगा, उस डेवलपमेंट को थोड़ा बहुत ये जो है कुशन करेगा, राइट। लेकिन चैलेंजेस यहाँ पे क्या है, अगेन म्यांमार की इंस्टेबिलिटी दैट बिकम्स अ चैलेंज ऑलवेज। यहाँ पे जो है पांगसाउ पास बॉर्डर हाट है, फुल फ्लेजेड मार्केट का जो फैसिलिटीज़ है जैसे कि बैंकिंग हो गया, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हो गए, हर जगह पे नहीं पाए जाते हैं, है ना। सो लोकल लेवल पे डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, लेकिन इसको और ज़्यादा हम स्केल कर सकते हैं, डिजिटली इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। ओके, राइट। तो इसी के बेसिस पे एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव प्रोजेक्ट मुस्कान। ओके, प्रोजेक्ट मुस्कान ये ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने इंप्लीमेंट किया है प्रोजेक्ट मुस्कान। इसका पहला फेज हो चुका था, अभी ये फेज 2 चल रहा है, सो वी आर कॉलिंग इट प्रोजेक्ट मुस्कान 2.0, राइट। अब मुस्कान से आपको पता चल रहा है दीज काइंड ऑफ वर्ड्स, ये जो इनिशिएटिव्स हैं दीज आर जनरली एसोसिएटेड विद चिल्ड्रन, है ना। एंड सिमिलरली प्रोजेक्ट मुस्कान भी चिल्ड्रन ओरिएंटेड है। तो यहाँ पे क्या है, चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड फ्रेंडली पुलिसिंग एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। देखिए किसने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, द इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट पुलिस। ओके, सो ये पुलिस और सोसाइटी का बीच का एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन को प्रायोरिटी दिया जाता है, राइट। द नेम इज प्रोजेक्ट मुस्कान। ओके, तो इस फेज का प्रोजेक्ट मुस्कान देखते हैं एक्चुअली होता क्या है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चाइल्ड प्रोटेक्शन इनिशिएटिव है ना, ईस्ट सियांग पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है फॉर एस्टैब्लिशिंग अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन थ्रू अवेयरनेस, प्रिवेंशन एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट, ठीक है। सो कम्युनिटी एंगेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट मुस्कान, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कैसे ये प्रोजेक्ट काम करता है। यहाँ पे जो है चाइल्ड राइट्स के बारे में अवेयरनेस फैलाया जाता है। आपको पता है कि द इविल ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग, द इविल ऑफ चाइल्ड स्लेवरी, ऑल्दो हम बोलते हैं कि दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनली एनश्राइंड, बट फिर भी हम देखते हैं कई कई जगहों पे ये चीज़ें बरकरार रहती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली इन आवर स्टेट, हर एक स्टेट में इस तरीके के इनिशिएटिव्स बहुत किए जाते हैं टू स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, राइट। ताकि चिल्ड्रन जो है अर्ली इंटरवेंशन हो पाए, अगर कोई क्राइम हो रहा है उनके अगेंस्ट अर्ली इंटरवेंशन हो पाए, कैसे आपको इंटरवेन करना है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है,
राइट। इसके साथ साथ जो है देखिए, इफ़ यू वांट टू वर्क फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन यू ऑल्सो हैव टू वर्क विद द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन, वांट टू वर्क विद द पेरेंट्स यू ऑल्सो हैव टू वर्क विद द कम्युनिटी, राइट। सो पुलिस और जनरल पब्लिक के बीच में ट्रस्ट एस्टैब्लिश करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, राइट, फॉर द सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट्स लाइक प्रोजेक्ट मुस्कान, राइट, या फिर फॉर द सक्सेस ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इसीलिए जो है इस तरीके के एक्सरसाइजेस किए जाते हैं, राइट। सो प्रोजेक्ट मुस्कान ओवरऑल क्या है, इट इज़ ए चाइल्ड सेफ्टी चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द ईस्ट सियांग पुलिस, ओके। तो फेज़ 1 ऑलरेडी हो चुका था, वहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स में ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए गए थे, इतने सारे स्टूडेंट्स कवर किए गए, राइट। एंड देयर इज़ अ स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस की पाठशाला। तो हाउ आर दे डूइंग इट? इफ यू वांट टू रिमेंबर इट फॉर प्रीलिम्स, आप प्रोजेक्ट मुस्कान लिखेंगे, यू विल नोट डाउन प्रोजेक्ट मुस्कान, और इसके अंदर ही आप पुलिस की पाठशाला, ओके। सो दिस इनिशिएटिव और ये इस तरीके के प्रोग्राम्स के अंदर जो है अवेयरनेस फैलाया जा रहा था रिगार्डिंग चाइल्ड प्रोटेक्शन, ओके। सो चाइल्ड राइट्स, गुड टच एंड बैड टच, ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। चिल्ड्रन को कभी कभी क्या होता है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ होता है और चिल्ड्रन को पता नहीं चलता है हाउ दे शुड रिएक्ट, है ना, स्ट्रेंजर्स के साथ कैसे बात करना है, कैसे बात नहीं करना है, इन सब चीज़ों पे अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार देखा जाता है कि चिल्ड्रन के साथ पेरेंट्स जो है ये बातें नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसे टैबू माना जाता है या फिर ऐसे बातें थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं उनके बारे में। इस तरीके से वाइड स्प्रेड अवेयरनेस फैलाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। इसके साथ साथ लीगल प्रोविजंस को बताना कि अगर आप चिल्ड्रन के साथ ऐसा होता है तो लीगली क्या क्या एप्लीकेबल है ना। दीज आर अंडर दी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 एंड साइबर सेफ्टी बुलिंग प्रिवेंशन, राइट। होलिस्टिक कवरेज है यहाँ पे रिगार्डिंग चाइल्ड प्रोटेक्शन, ओके। इसके साथ साथ जो है चाइल्ड सेफ्टी कंप्लेंट बॉक्सेस, मैंने बताया आपको कि बहुत बार चिल्ड्रन जो है उनको पता होता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है लेकिन वो पेरेंट्स को नहीं बताना चाहते हैं बिकॉज ऑफ एम्बेरसमेंट या फिर टैबू जो एसोसिएटेड है इन सब चीज़ों के साथ। तो टू फैसिलिटेट दिस काइंड ऑफ कंप्लेंट्स, राइट, ताकि एनोनिमसली आप चिल्ड्रन जो है अथॉरिटीज़ को अप्रोच कर पाए, इसके लिए चाइल्ड सेफ्टी कंप्लेंट बॉक्सेस लगाए गए हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके के इनिशिएटिव्स सेक्सुअल अब्यूज अगेंस्ट वुमेन, है ना, सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन, उसके लिए भी प्रोविजंस यहाँ पे हैं, है ना। नॉट अंडर दिस बट इसी तरीके के बॉक्सेस वहाँ पे भी उस लॉ के अंदर भी इंप्लीमेंट किए जाते हैं। इसे हम शी बॉक्सेस बोलते हैं, है ना, शी बॉक्सेस, राइट। सो इस तरीके के इनिशिएटिव्स जो है स्टिग्मा जो एसोसिएटेड है इन क्राइम्स के साथ विक्टिम्स की ओर, है ना, उस स्टिग्मा को हटाना चाहते हैं थ्रू दीज सॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव्स, ओके। सो इसके बेसिस पे बहुत सारे एक्शंस लिए गए हैं। चाइल्ड लाइन 1098 112 इन सब चीज़ों के बारे में जो है बेसिक लेवल नॉलेज उनको स्प्रेड किया जाता है। मुस्कान 2.0 अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है, राइट। पेरेंट टीचर मीटिंग्स इसमें नया नया इंटीग्रेट किया गया है कि यहाँ पे जो है जब भी स्कूल अथॉरिटीज़ जो है मार्क्स के लिए डिस्कशन के लिए आते हैं रिगार्डिंग पेरेंट टीचर मीटिंग्स, तो प्रोजेक्ट मुस्कान के अंदर ये भी बताया गया है कि द पेरेंट्स शुड ऑल्सो बी मेड अवेयर by the school administration regarding Project Muskan, regarding the idea of child protection and child services, okay, right. So this is the major aspect of Project Muskan, okay. तो इसी के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, प्लीज आंसर द you can give the answer in the comment section. Next important aspect is El Nino contingency planning in Arunachal. देखिए आप लोगों को पता होगा रिसेंटली जो है एल नीनो ईयर ऐसा है बोला जा रहा है, राइट। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि पहली बात एल नीनो होता क्या है, दूसरी बात एल नीनो अगर हो रहा है तो इंडिया के लिए क्या इशू है यहाँ पे, एंड स्पेसिफिकली अरुणाचल हमारा स्टेट जो, देखिए हमारे स्टेट की अगर हम बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट द क्लाइमेट सेंसिटिविटी, है ना, क्लाइमेट एस्पेक्ट की बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे स्टेट की बायोडाइवर्सिटी, है ना। तो इन सब मामले में बिकॉज इट इज़ सो रिच इन बायोडाइवर्सिटी, बिकॉज इट इज़ सो रिच इन फ्लोरा एंड फौना, इट इज़ ऑल्सो वेरी सेंसिटिव टू द डिफरेंट चेंजेस दैट कैन बी ब्रॉट अबाउट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, है ना। और बोला जाता है कि इंक्रीजिंगली क्लाइमेट चेंज की वजह से एल नीनो जैसे फिनोमेना और भी इंटेंसिफाई हो रहे हैं और भी अनप्रेडिक्टेबल होते जा रहे हैं, राइट। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट दिस न्यूज़ इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ओके। देखिए एक प्रोग्राम रिसेंटली किया गया था आईकार के द्वारा। आईकार एक वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है एज फार एज एग्रीकल्चर इज रिसर्च इन इंडिया इज कंसर्न। तो आईकार के द्वारा जो है लेपाराडा डिस्ट्रिक्ट में अलॉन्ग विद द कृषि विज्ञान केंद्र देर एक प्रोग्राम किया गया था टू प्रिपेयर द फार्मर्स रिगार्डिंग एल नीनो रेजिलियंट एग्रीकल्चर, है ना। अगर एल नीनो आ भी जाए हमारे फार्मर्स को बताना इंपॉर्टेंट है कि कैसे वो
दे कैन स्टिल कंटिन्यू डूइंग देयर कल्टिवेशन और एग्रीकल्चर और विदाउट बीइंग अफेक्टेड टू मच, और अगर अफेक्ट होते हैं तो कैसे उससे बचना है उसके बारे में ये बताया गया है, राइट। सो हमारे लिए पहले इंपॉर्टेंट है ये एल नीनो होता क्या है। देखिए, एल नीनो इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ समथिंग कॉल्ड एल नीनो सदर्न ऑसिलेशंस। ये एक ग्लोबल फिनोमेना है, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। इसके 3 फेजेस होते हैं, एक है आपका एल नीनो, दूसरा है आपका ला नीना। ओके, देयर आर 3 फेजेस फॉर दिस, एल नीनो, ला नीना एंड फाइनली समथिंग कॉल्ड, जहां पे नॉर्मल जो ऑसिलेशन होता है दैट इज न्यूट्रल, द न्यूट्रल फेज। ओके, तो एल नीनो फेज एक एक्सट्रीम होता है, ला नीना एक एक्सट्रीम होता है, उन दोनों के बीच कभी कभी नॉर्मल फेजेस आते हैं, दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रल फेज, राइट। तो अब समझते हैं कि एल नीनो होता क्या है, राइट। एल नीनो में क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे एल नीनो में यू कैन सी, कैन यू सी दिस रेड पार्ट, ये रेड पार्ट क्या है, दिस इज वार्म वाटर, वार्म ओशन वाटर। एल नीनो के टाइम पे क्या हो जाता है, इट स्लोली स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग इन द ईस्टर्न पैसिफिक, ये पैसिफिक ओशन है। एल नीनो में वार्म वाटर स्लोली स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग इन द ईस्टर्न पैसिफिक। आपको पता है अगर वार्म वाटर है मतलब क्या है, सपोज एक जगह पे वार्म वाटर है, सपोज यहाँ पे वार्म वाटर है, अगर यहाँ पे वार्म वाटर है, इसके ऊपर क्या होगा, प्रेशर विल बी लो प्रेशर, है ना। गर्मी है तो हवा नीचे नीचे धीरे से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे हवा ऊपर जाता है नीचे हवा कम हो जाता है मतलब लो प्रेशर। लो प्रेशर से ऊपर जब जाओगे क्या होगा, हवा ऊपर जाएगी, हवा ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा ऊपर, मतलब हाई प्रेशर हो जाएगा। तो लो प्रेशर यहाँ है, ऊपर हाई प्रेशर है, मतलब क्या होगा, नीचे बारिश होगा, यस यू विल गेट रेनफॉल। लेकिन ये रेनफॉल कहाँ हो रहा है, बिकॉज ऑफ द वार्मर ओशन वाटर्स हियर, यहाँ पे रेनफॉल होगा। ये एल नीनो है, जितना ज्यादा ये वार्मर वाटर्स यहाँ से यहाँ जाएंगे उतना ज्यादा यहाँ पे जो है एक वार्म सेंटर बनेगा, उतना ज्यादा यहाँ पे रेनफॉल होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो है पानी ठंडा होना शुरू हो जाता है ना, गर्म पानी इधर चला गया तो यहाँ ठंडा पानी हो गया, अब यहाँ पे जो है ड्राउट हो सकता है, यहाँ पे पानी, यहाँ पे रेनफॉल नहीं होगा। दिस इज नॉट नॉर्मल, नॉर्मल साइकिल एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मल साइकिल कैसा होता है, नॉर्मल साइकिल में गर्म पानी को इधर आना चाहिए, ठीक है, जो गर्म पानी है वार्मर वाटर से इसको इधर आना चाहिए, यहाँ पे लो प्रेशर होना चाहिए और यहाँ पे बहुत बारिश होना चाहिए, दैट इज द नॉर्मल न्यूट्रल साइकिल, ठीक है। और यहाँ पे जनरली कोल्ड वाटर होता है, तो यहाँ पे कोल्ड वाटर मतलब यहाँ पे नीचे हाई प्रेशर होना चाहिए, यहाँ पे कम बारिश होना चाहिए, राइट, दैट इज द न्यूट्रल पार्ट। लेकिन जब जैसे ही एल नीनो होता है, एल नीनो में ये उल्टा चलने लगता है, ठीक है, एल नीनो में ये उल्टा चलने लगता है, दैट इज व्हाट एल नीनो इज। इसके अलावा दूसरा फेज क्या है, देखिए मैंने क्या बोला था, ला नीना, ला नीना में क्या होता है, ला नीना में दिस इज द अदर फेज ऑफ एल नीनो सदर्न ऑसिलेशंस। ला नीना में यहाँ पे गर्म पानी एक्यूमुलेट होना शुरू होता है यहाँ पे, एंड दिस स्टार्ट्स इंटेंसिफाइंग, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से यहाँ पे गर्म पानी एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। कहाँ पे ये देखिए, ऑन द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडो वेस्टर्न पैसिफिक। और ये जितना ज्यादा होता है, बोला जाता है इंडिया में उतनी ही जो है विंटर्स कोल्ड हो जाता है, उतना ही जो है फेवरेबल मानसून होता है, इस तरीके से बोला जाता है, राइट। तो एल नीनो का ये जो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशंस है, इसका एक कोरिलेशन देखा जाता है विद इंडियन मानसून, इंडियन मानसून के साथ एक कोरिलेशन यहाँ पे देखा जाता है। बोला जाता है कि अगर एल नीनो होता है, अगर एल नीनो होता है तो इंडियन मानसून जो है वीकर होता है, वीकर इंडियन मानसून। ओके, नाउ सी, ये हमेशा ही ट्रू नहीं होता है, नॉट ऑलवेज ट्रू, नॉट ऑलवेज ट्रू। क्यों, क्योंकि कभी कभी देखा गया है कि एल नीनो के टाइम पे भी मानसून नॉर्मल ही आ रहा है ना, एल नीनो के टाइम पे मानसून एवरेज से थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है कभी कभी, लेकिन इन जनरल एल नीनो को हम वीक इंडियन मानसून के साथ कोरिलेट करते हैं इन जनरल, राइट। तो 10 बार अगर एल नीनो होता है, आप देखेंगे 6 बार जो है मानसून वीक हुआ है, बाकी चारों बार जो है मानसून स्ट्रांग भी हो सकता है। तो ये स्टेटिस्टिकली हम बोलते हैं कि जब भी एल नीनो होता है तब जो है इंडियन मानसून थोड़ा वीक हो जाता है, राइट। Okay, so this is the idea that impact of El Nino weakens the southwestern monsoon in general, ठीक है। और ये often जो है बिलो नॉर्मल रेनफॉल करता है ना, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये हायर टेम्परेचर बनाता है इंडियन मानसून पे, प्रोलॉन्ग्ड
ड्राई क्लाइमेट हो जाता है, मानसून वीक हो जाता है, मतलब पानी नहीं आता है, समर में जितना पानी आना चाहिए उतना रेनफॉल नहीं होता है, राइट, है ना। बट यहाँ पे देखिए कैसे बोला जा रहा है, एल नीनो डज नॉट ऑलवेज कॉज ड्राउट एंड अदर क्लाइमेट सिस्टम्स भी हैं यहाँ पे, जैसे कि इंडियन ओशन डाइपोल, इसे हम कभी और डिस्कस करेंगे। बट ऐसे भी क्लाइमेट सिस्टम्स हैं जो हमारे इंडिया के मॉनसून को अफेक्ट करता है। नाउ अरुणाचल के लिए हम क्या देखेंगे, देखिए हमारे यहाँ पे हाई रेनफॉल और रेनफेयर एग्रीकल्चर, जनरली मानसून के टाइम पे वी एक्सपेक्ट कि रेनफॉल होने वाला है, राइट। तो एल नीनो क्या कर सकता है, अगर एक्सपेक्टेड रेनफॉल नहीं होता है, इट कैन अफेक्ट आवर एग्रीकल्चर। सीधी सी बात है ना, जितना पानी आना चाहिए अगर उतना पानी नहीं आया, एग्रीकल्चर इफेक्ट हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू एंश्योर कि ये सब चीज़ें जो है हम काउंटर कर पाए। पानी नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, यू शुड डिपेंड ऑन इरिगेशन, या फिर आप ऐसे क्रॉप्स लगाओ विच रिक्वायर लेस वाटर, या फिर आप ऐसे काम करो जैसे कि ऑफ फार्म एक्टिविटी, मतलब आप खेती थोड़ा कम कर दीजिए, बाकी अलाइड सर्विसेज ज़्यादा कर दीजिए, दूसरा लाइवलीहुड ढूंढिए, है ना। तो अलग अलग तरीके से हम अरुणाचल प्रदेश के लिए जो एल नीनो है उसका इफेक्ट को काउंटर कर सकते हैं, और इसके ऊपर अवेयरनेस फैलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाट हैज़ बीन डन रिसेंटली, ठीक है, ओके। दीज आर द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ एल नीनो। देखिए इरेटिक रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ड्राई स्पेल हो सकता है, हाई टेम्परेचर, सॉइल मॉइस्चर, है ना, सॉइल मॉइस्चर कम हो सकता है। इससे क्या होगा, क्रॉप यील्ड का इफेक्ट होगा, नीचे जो पानी होना चाहिए रिवर्स में वो कम हो सकता है ना, और नीचे का पानी अगर कम हो जाए तो रिवर्स की जो मरीन रिवराइन बायोडाइवर्सिटी है ना, वो इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में स्ट्रेस हो सकता है, लाइव स्टॉक के ऊपर स्ट्रेस हो सकता है, राइट। एंड रिस्क ऑफ फॉरेस्ट फायर आपने देखा था इन द अर्लियर पार्ट्स ऑफ दिस ईयर, देयर वर लॉट ऑफ फॉरेस्ट फायर्स इन मेनी प्लेसेस, है ना। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ड्राई वेदर। ड्राई वेदर से के चलते मॉइस्चर बहुत कम हो जाता है और बहुत जल्दी जो है आग लग जाता है फॉरेस्ट एरियाज में, राइट। तो ये सब चीज़ें जो है बढ़ सकती है, ओके, राइट। ओके, सो कंटिजेंसी प्लानिंग इसी के बारे में की जा रही है कि अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगे, वाटर कंजर्वेशन करना है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना है, सॉइल मैनेजमेंट अच्छा करना है, और सोइंग शेड्यूल को इफेक्ट करना है। सोइंग शेड्यूल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 जून, लेट अस से यू आर एक्सपेक्टिंग 1 जून को मानसून आएगा, लेकिन आईएमडी ने बोला कि मानसून कम हो रहा है, इस बार इरेटिक हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली आपको अपना सोइंग सीजन, सोइंग एडजस्ट करना पड़ेगा, सोइंग को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। यू कैन नॉट सिंपली सो डायरेक्टली इन फर्स्ट, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से ये सब रेजिलियंस स्ट्रैटेजीज जो है फार्मर्स के साथ शेयर किए जा रहे हैं, राइट। दीज आर डिफरेंट रेजिलियंस स्ट्रैटेजीज, यू कैन इंक्लूड देम इन योर स्टडीज, ओके। सो दिस इज अ इसके लिए इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड द NICRA, नेशनल इनोवेशंस इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, और ये जो है आईकार का ही एक इनिशिएटिव है, ठीक है। और यहाँ पे जो है क्या करेंगे, देखिए क्या लिखा है, नेशनल इनोवेशंस इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। सो एवरीथिंग दैट हैज टू डू विथ मेकिंग एग्रीकल्चर मोर क्लाइमेट रेजिलिएंट, ये इंस्टीट्यूशन जो है यहाँ पे इन सब चीज़ों पे रिसर्च करता है, राइट, टू डेवलप क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज, फार्मर की कैपेसिटी बनाए ताकि वो इन सब चीज़ों के साथ कोप कर पाए, है ना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना, दैट इज एज फार एज द NICRA इज कंसर्न, राइट। सो इसी के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। Next, the last topic is about flash floods in Himalayas. Right, this is a topic that you must have seen. There are a lot of flash floods happening recently, है ना। नीपको का जो फ्लैश फ्लड हुआ था, आई होप आप लोग सबको पता है, न्यूज़ में आ रहा है। द क्वेश्चन इज इंक्रीजिंगली फ्लैश फ्लड्स क्यों बढ़ रहे हैं, और फ्लैश फ्लड पहली बात होता क्या है, इसके फैक्टर्स क्या है, क्यों बढ़ते जा रहे हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सो ये आर्टिकल छपा था, फ्लैश फ्लड्स इन हिमालयस अरुणाचल ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ वार्मिंग वर्ल्ड, है ना। तो ये डायरेक्टली एक इंडिकेशन है कि क्लाइमेट चेंज के साथ कुछ तो रिलेशन है यहाँ पे, क्लाइमेट चेंज एंड मोर स्पेसिफिकली the idea of global warming. ओके, राइट। सो फ्लैश फ्लड क्या होता है, देखिए ये बहुत ही रैपिड और सडन फ्लड होता है, विद इन फ्यू मिनट्स या फिर फ्यू घंटे, थोड़े चंद मिनटों में या घंटों में जो है सडनली एक एरिया सबमर्ज हो सकता है। सो ये जो सडन फ्लडिंग है विदाउट एनी वार्निंग, इसे हम फ्लैश फ्लड बोलते हैं। और जनरली ये क्यों होता है, हिली एरियाज में जो भी स्पेसिफिकली ग्लेशियर कवर्ड, हमारे अरुणाचल को आपको पता है ना, वी आर पार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालयस, ईस्टर्न हिमालयस है वेरी हाई ऑल्टीट्यूड, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे ग्लेशियर्स बहुत सारे हैं। अब ग्लेशियर्स जहाँ पे हैं वहाँ पे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स होते हैं, ठीक है। तो एक बार समझते हैं फ्लैश फ्लड के बारे में, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। देखिए सपोज दिस इज अ ग्लेशियर, सपोज दिस इज अ हिल, ओके, और ए माउंटेन, एंड सपोज दिस इज अ ग्लेशियर। ग्लेशियर ऐसा होता है ना,
ऐसा होता है, और ग्लेशियर नीचे जाता रहता है, करेक्ट। समर के टाइम पे या फिर जब टेम्परेचर्स बढ़ जाते हैं, है ना, क्लाइमेट रिलेशन यहाँ पे है, टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा ये ग्लेशियर एक्चुअली क्या होगा, ये ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू हो जाए, ठीक है। अब देखिए ग्लेशियर जब आगे बढ़ता है सब कुछ घसीट के लेके जाता है, एक साथ सब कुछ घसीट के लेके जाएगा, और यहाँ पे जो है ऐसा एक वॉल टाइप का बना देगा, है ना। इट विल ड्रैग एवरीथिंग अपने साथ, सब कुछ घसीट के पुश करके लेके जाएगा, पुश करके सब कुछ जो है एंड में कंसोलिडेट कर देगा, ऐसा ही होगा ना, पुश करके लेके जाओगे एंड में एक वॉल जैसा बन जाएगा यहाँ पे। अब ये जो वॉल जैसा चीज है, जैसे ही ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू होता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर्स, धीरे धीरे ग्लेशियर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगा, ये पार्ट मेल्ट हो जाएगा और यहाँ पर तक ग्लेशियर आ जाएगा। व्हाट विल हैपन हियर, यहाँ पे पानी जमा होगा ना, इन सब जगहों पे पानी जमा हो जाएगा, करेक्ट। कैन यू सी ना व्हाट इज हैपनिंग, ग्लेशियर मेल्ट होके पीछे चला गया और पानी रह गया यहाँ पे, और ये जो है इस चीज को हम एंड मोरेन बोलते हैं। लेकिन क्या ये इंसानों ने बनाया है, ये वॉल जो है ना, डिब्री का जो वॉल है जो ग्लेशियर ने पुश करके साइड में ढकेल दिया था, इंसानों ने नहीं बनाया है, नेचर ने बनाया। तो इसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी बहुत क्वेश्चनेबल है। तो क्या होता है, कभी कभी अगर बारिश हो जाए, बारिश होने से इसका लेवल अगर बढ़ जाता है, सडनली ये वॉल टूट सकता है। जब ये वॉल टूट जाता है तब बहुत ही सडनली ये पूरा पानी नीचे बह जाता है, और अगर नीचे कोई सेटलमेंट्स है, अगर नीचे घर है, सेटलमेंट्स है, खेती बाड़ी है, सब कुछ जो है ढह जाता है। दिस इज ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ठीक है। आई होप दिस इज अंडरस्टूड, राइट। सो इस तरीके के इवेंट्स भी जो है फ्लैश फ्लड्स ट्रिगर करते हैं। इसका डिटेल डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, राइट। सो हिमालयस में क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ, अभी समझ में आया आपको, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर्स, और बढ़ते टेम्परेचर की वजह से ग्लेशियर्स रिट्रीट हो रहे हैं, और बाजू बाजू में क्या छोड़ते जा रहे हैं, अलग अलग जो है लेक्स छोड़ते जा रहे हैं, the accumulation of melted water छोड़ते जा रहे हैं, and this melted water is only contained by the sediments that the glacier itself has pushed। और ये सेडिमेंट्स क्या है, ये मोरेन्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे ग्लेशियर मेल्ट होता जाएगा उतने ही ज्यादा लेक्स बनेंगे, ग्लेशियल लेक्स, और जितने ज्यादा ग्लेशियल लेक्स बनेंगे उतना ही खतरा बढ़ जाता है फ्लैश फ्लड्स होने का, बिकॉज दीज लेक्स माइट ब्रेक। ओके, दैट इज द इशू, ठीक है। सो इसी वजह से जो है अरुणाचल जैसे जगहों पे ये खतरा जो है आजकल बढ़ते जा रहा है, एंड वी शुड बी मोर केयरफुल अबाउट दिस, है ना। रिसेंटली देखिए क्लाउड बर्स्ट की वजह से भी फ्लैश फ्लडिंग हो रहा है, आपको पता है। अभी रिसेंटली असम में, नागालैंड के पास क्लाउड बर्स्ट हुआ था, सो असम में पूरा फ्लड हो गया, शिवसागर उस जगहों पे। तो क्लाउड बर्स्ट यहाँ पे हमारा में भी बहुत कॉमन है। सडन क्या हो जाता है, ये पहाड़ अगर है तो क्लाउड्स को जो है हवा पुश करते लेते जाती है, राइट। जैसे हवा इसको क्लाउड को पुश करके लेते जाती है, इसका जो है अंदर मॉइस्चर, इसके अंदर जो मॉइस्चर है ये बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो जाता है, और एक ही बार में सडनली सब मॉइस्चर ये रिलीज कर देता है, राइट। तो ये क्लाउड बर्स्ट कहलाता है, राइट। तो ये क्लाउड बर्स्ट जो है मानसून के टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली अगर हैवी विंड्स अगर ब्लो कर रहे हैं टुवर्ड्स दी माउंटेन्स, तो क्लाउड बर्स्ट बहुत सारे होते हैं। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट आपने देखा है, राइट। ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स आर द रीजंस व्हाई फ्लैश फ्लड्स जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है, और अरुणाचल जो है ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे इफेक्ट हो सकता है या फिर हो रहा है, राइट। दैट इज द रीजन। सो ये मैंने सोचा ये डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जो है फ्लैश फ्लड, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या है, ऐसे भी आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, राइट। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट फिजिकल फैक्टर्स, क्यों इसे ये रिस्पॉन्सिबल है, और इसे हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। जहाँ पे भी सेटलमेंट्स हैं, अगर उसके पास एक ग्लेशियर लेक है, वहाँ के सेटल लोगों को बताना चाहिए आपको। एडमिनिस्ट्रेशन शुड इन्फॉर्म देम कि देखिए यहाँ पे लेक है, ग्लेशियर लेक, किसी भी टाइम पे ये फट सकता है, प्लीज़ बी केयरफुल। अगर आप रीसेटल कर सकते हैं तो ज़रूर रीसेटल कीजिए। ओके, इस तरीके के आपको अर्ली वार्निंग देना है आपको, ठीक है। सैटेलाइट इमेजिंग करके अर्ली वार्निंग देना है, कहाँ कहाँ पे रिस्क एरियाज हैं, राइट। ग्लेशियर लेक्स को मॉनिटर करना पड़ेगा, ये फट रहा है कि नहीं फट रहा है, ज़्यादा पानी है, कम पानी है, राइट। उसके साथ साथ फ्लड हैजार्ड मैप बनाना है कि अगर फ्लडिंग होता है तो कहाँ कहाँ फ्लडिंग होगा, उस तरीके से लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, राइट। सो एन एंटायर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज हैज़ टू बी टेकन इन ऑर्डर टू मेक द पीपल अवेयर अबाउट द डेंजर्स ऑफ फ्लैश फ्लड्स, ठीक है। तो यही बातें जो है इस आर्टिकल में बताए गए हैं, राइट। तो इसी के बेसिस पे एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ओके,
Right. So this is it for this week. We'll meet you again next week. Thank you.